Welcome to another lecture on NCERT CBSE Indian Economy। आप जानते हैं कि हम इंडस्ट्रियल सेक्टर स्टडी कर रहे हैं इंडियन इकॉनमी में और आज हमारा इस पे 5th लेक्चर है। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 जिसको हम IPR 1956 भी कहते हैं। और ये जो पॉलिसी है ये इतनी इम्पोर्टेंट तस्वुर की जाती है कि इसको द इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इतना यानी कि इसका इम्पैक्ट रहा है इंडियन इकॉनमी पे कि इसको द इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 क्या थी और इसके लिए हम देखेंगे व्हाट वर द सेलिएंट फीचर्स यानी कि बुनियादी जो इसकी खुसूसियात थी इस पॉलिसी की वो क्या थी। सो लेट्स फोकस ऑन द फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। पहला जो इसका फीचर था वो ये था कि इसमें प्रोग्राम था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन का, यानी कि इसका ऑब्जेक्टिव जो था और इसका जो कंपोजिशन था, जिस तरीके से ये पॉलिसी बनाई गई थी वहाँ पे कोशिश ये थी कि इंडिया जो है रैपिडली इंडस्ट्रियलाइज हो जाए। हम जानते हैं कि 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट बन गया, आज़ादी हासिल हुई और एक इंडस्ट्रियली बैकवर्ड स्टेट थी। अब यहाँ पे कोशिश थी, जो भी यहाँ पे थिंकर्स थे जो ख़ास तौर पर इकॉनमी के साथ मुंसलिक थे, कि इंडिया जल्दी तरक्की करें। तो उसके लिए जो एक तरीका यहाँ पे इख्तियार किया गया वो ये था कि हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पर लॉन्च करेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे और गवर्नमेंट अपनी पूरी ताकत लगाएगी ताकि ये इंडस्ट्रीज़ जो है ये कामयाब हो जाए, ताकि यहाँ पे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। आपने ये बात भी यहाँ पे याद रखनी है कि 1951 to 56 पहला प्लान था, फिर 1956 to 61 और फ्रॉम 61 to 65 दूसरे 2 प्लान्स थे, यानी 5 ईयर प्लान्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो 5 ईयर प्लान्स थे, सेकेंड 5 ईयर प्लान ओके और थर्ड 5 ईयर प्लान, इनके पीछे जो मॉडल था, जो मेथोडोलॉजी थी, जिस बंदे ने वो प्रोपाउंड की, जिन्होंने वो सामने लाई, या जो इसके पीछे थिंकर थे, उनका नाम था मैलेनोबिस। ओके इसलिए इस स्ट्रेटजी को मैलेनोबिस मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कहा जाता है। तो 1956 में सेकेंड 5 ईयर प्लान और 1956 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें एक ही साथ होती है और ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के पीछे भी जो थॉट प्रोसेस थी वो मैलेनोबिस मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ थी, जिसमें कोशिश यही थी कि बड़ी इंडस्ट्रीज़ को एस्टैब्लिश किया जाए, गवर्नमेंट पूरी कोशिश करे ताकि इंडिया एडवांस्ड बने इंडस्ट्रियलाइजेशन के ज़रिए से। तो ये पहला फीचर था इसका। दूसरा जो इसका फीचर था वो था एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो हमने देखा लास्ट वाली 1948 इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में 3 सेक्टर्स को पूरा पब्लिक मोनोपोली बनाया गया था, गवर्नमेंट मोनोपोली बनाया गया था। तो उन चीज़ों को हमने वहाँ पे एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि और कई सेक्टर्स को पब्लिक मोनोपोली में या पब्लिक सेक्टर में इंक्लूड किया गया, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की गई कि जो पब्लिक सेक्टर है उसको एक्सपेंड किया जाए। यानी कि सेक्टर्स 2 होते हैं, एक होता है पब्लिक सेक्टर, दूसरा होता है प्राइवेट सेक्टर। तो इस पब्लिक सेक्टर को बढ़ाने की यहाँ पे कोशिश की गई। ये दूसरा इसका फीचर था। तीसरा जो इसका फीचर था वो था प्रिवेंशन ऑफ मोनोपोलीज। तो अब यहाँ पे कोशिश थी कि जो प्राइवेट लोग हैं, ठीक है, जो प्राइवेट फर्म्स हैं, वो मोनोपोली एस्टैब्लिश नहीं करने चाहिए। इसलिए यहाँ पे कोशिश थी कि पब्लिक इंडस्ट्रीज़ को एस्टैब्लिश किया जाए ताकि प्राइवेट वालों को कम मौका मिले। फोर्थ जो इसका फीचर था वो था कंट्रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, यानी कि प्राइवेट सेक्टर, अब जो भी प्राइवेट सेक्टर है तो उसको कंट्रोल किया जाए और उसके लिए खास तरीका इस्तेमाल किया गया जिसको हम लाइसेंसिंग पॉलिसी कहते हैं। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया कि 1951 में इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट
पास किया गया, जिसके ज़रिए से लाइसेंसिंग सिस्टम इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। तो इसके मुताबिक जो भी प्राइवेट फर्म्स थीं, तो पहले उनको लाइसेंस हासिल करनी होती थी, तब वो एक फर्म को एस्टैब्लिश कर सकते थे। पहले उनको परमिट हासिल करना होता था, तब जाके वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते थे। जो पहले उनको कोटा के लिए जो है परमिशन हासिल करना था, तब जाके अपने वो प्रोडक्शन को यानी कि उसको बढ़ा सकते थे। तो ये एक सिस्टम जो है, इसको पूरी तरीके से नाफिज किया गया इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 के ज़रिए से। अब यहाँ पे जो फिफ्थ इसका फीचर है वो है फोकस ऑन रीजनल बैलेंस। अब हम जानते हैं, जो हमने इससे पहले भी बात की हुई है, कि इंडिया में कुछ खास ही स्पेसिफिक एरियाज थे जहाँ पे इंडस्ट्रीज डेवलप थोड़ी बहुत हुई थी। जो बाकी एरियाज थे वहाँ पे इंडस्ट्रीज उतनी डेवलप नहीं हुई थी। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 के ज़रिए से ये कोशिश की गई कि वो एरियाज जो इंडस्ट्रियली बैकवर्ड हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को एस्टैब्लिश किया जाए। यानी कि और वो एरियाज़ जो इंडस्ट्रियली अभी बैकवर्ड है, उनको यानी कि इंडस्ट्रियली फॉरवर्ड करने की कोशिश की गई, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ एस्टैब्लिश जो है करने की कोशिश की गई। सिक्स्थ जो इसका फीचर था वो था न्यू क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। हमने देखा कि 1948 जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन थी, उसमें इंडस्ट्री को इकॉनमी को 4 इंडस्ट्रीज में डिवाइड किया गया, या 4 कैटेगरीज में इंडस्ट्रीज को डिवाइड किया गया। तो वो चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की हुई है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा मॉडिफाई, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा मॉडिफाई किया गया, तो वो चीज़ हम आगे अभी देखेंगे। सेवन्थ जो इसका फीचर था वो था कि यहाँ पे भी जो कॉटेज इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, इन पे इम्पोर्टेंस दी गई। अब ये जो कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, जैसा कि मैंने लास्ट वाले लेक्चर में बताया कि इसको हम सेपरेटली स्टडी करेंगे, ताकि पूरा जो इनका मामला है ताकि वो हमारे सामने आ जाए। तो पहले हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, बाकी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ को भी डिस्कस करेंगे, तो फाइनली हम उस चीज़ पे भी आएंगे एक लेक्चर में जहाँ पे हम कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को डिस्कस करेंगे। तो ये थे 7 बेसिक फीचर्स और सैलेंट फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। अब हम आते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि एक फीचर इसका था कि क्लासिफिकेशन इन्होंने नई अब की, इसको हम रिजर्वेशन भी कहते हैं। रिजर्वेशन का मतलब है कि इंडस्ट्रीज़ को कुछ खास पर्पज़ के लिए, क्या कुछ खास डोमेन में रखना, ठीक है, इनको रिजर्व रखना, खास तौर पर पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व रखना। तो वो रिजर्वेशन वर्ड भी यहाँ पे, टर्म भी यहाँ पे इस्तेमाल होती है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ या हम कहते हैं रिजर्वेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, ठीक है। अब जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। नंबर 1 हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर, या इसको कहते हैं स्केड्यूल ए, पब्लिक सेक्टर और स्केड्यूल ए। नंबर 2 जो कैटेगरी है वो है पब्लिक कम प्राइवेट सेक्टर या स्केड्यूल बी। नंबर 3 जो है वो है प्राइवेट सेक्टर और स्केड्यूल सी। तो इन 3 सेक्टर्स में या स्केड्यूल्स में ए, बी और सी में जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको डिवाइड किया गया। अब हम थोड़ा समझते हैं कि यानी कि ये क्या मतलब रखता है प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक कम प्राइवेट सेक्टर वगैरह। तो चलिए देखिए, पहला जो सेक्टर है पब्लिक सेक्टर, तो यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे ये किया गया कि जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, यानी कि एक फर्म को मैनेज करना, प्रोडक्शन करना, सारी चीज़ों को देखना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी किसकी, ये एक्सक्लूसिव सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी स्टेट की। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि पब्लिक सेक्टर मेंट पब्लिक मोनोपोली, या फिर उसको हम कहेंगे गवर्नमेंट मोनोपोली। तो वो गवर्नमेंट मोनोपोली यहाँ पे भी रखी गई काफ़ी इंडस्ट्रीज़ के लिए। नंबर 2 जो सेक्टर था पब्लिक कम प्राइवेट सेक्टर, तो वहाँ पे क्या किया गया, ऑलमोस्ट सेम जो चीज़ 1948 इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में थी। जो नई फर्म्स होंगी वो एस्टैब्लिश करेगा गवर्नमेंट, लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं उनको ऑपरेट करने दिया जाएगा। सो इट वुड बी लाइक दिस। तो नई फर्म्स जो है वो गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करेगी, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं तो न्यू फर्म्स तो गवर्नमेंट, और एग्जिस्टिंग फर्म्स तो इनको ऑपरेट, जो प्राइवेट सेक्टर की उनको ऑपरेट करने दिया जाएगा। अब तीसरा है प्राइवेट सेक्टर।
ओके तो प्राइवेट सेक्टर को अलाउड फॉर प्राइवेट सेक्टर बट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया गया कि अपने हिसाब से अपनी इंडस्ट्रीज को रन करें, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसी के मुताबिक ही आपने फिर भी काम करना है, गवर्नमेंट पॉलिसी को किसी तरीके से वायलेट नहीं करना है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर है उसमें कितनी इंडस्ट्रीज रखी गई। पहले हमने देखा कि 3 इंडस्ट्रीज थी, 1948 इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में 3 इंडस्ट्रीज थी, अब यहाँ पे है 17 इंडस्ट्रीज। यानी कि 1956 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन है उसमें 17 इंडस्ट्रीज को एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट या स्टेट के लिए रखा गया। इसमें है आर्म्स एंड एम्यूनिशन, एटॉमिक एनर्जी, आयरन एंड स्टील, हैवी इलेक्ट्रिकल प्लांट्स, हैवी मशीन्स, मिनरल्स, कोल, ऑयल, एयरक्राफ्ट, शिप बिल्डिंग, टेलीफोन, वायरलेस एक्सेट्रा। तो ये सब इंडस्ट्रीज इसमें आती हैं। अब ये वो इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे प्रोडक्शन, मैनेजमेंट सब कुछ कौन करेगा? ये गवर्नमेंट करेगा। प्राइवेट लोग इसमें मुदाखलत नहीं कर सकते, वो यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरा, पब्लिक कम प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, यहाँ पे कितनी इंडस्ट्रीज रखी गई? यहाँ पे 12 इंडस्ट्रीज रखी गई। अब ये जो 12 इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, जिसमें मशीन टूल्स आता है, एल्यूमिनियम आता है, ड्रग्स आता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स, डाई स्टेप्स, मशीन इज यूज्ड इन रोड, सी ट्रांसपोर्ट एंड माइंस वगैरह, तो और भी कुछ इंडस्ट्रीज इसमें आती हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया? यहाँ पे जो न्यू फर्म्स है, न्यू फर्म्स, वो कौन एस्टैब्लिश करेगा? वो गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करेगा। हाँ, अगर इजाज़त दे गवर्नमेंट किसी को तो फिर वो कर सकता है, लेकिन जनरली गवर्नमेंट ही नई फर्म्स एस्टैब्लिश करेगा। और जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं जो प्राइवेट सेक्टर की है, उनको अलो किया जाएगा कि वो ऑपरेट करें। ठीक है, तो न्यू फर्म्स विल बी एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट एंड एग्जिस्टिंग फर्म्स विल बी अलाउड टू ऑपरेट। तो ये पब्लिक कम प्राइवेट सेक्टर हुआ जिसमें 12 इंडस्ट्रीज आती हैं। तो पहले वाले में 17, अब यहाँ पे कितनी है? यहाँ पे है 12 और बन गया 29 इंडस्ट्रीज। अब इसके अलावा जो भी यानी कि इंडस्ट्रीज इकॉनमी में थी अपार्ट फ्रॉम दीज 29, ठीक है, बाकी की सब इंडस्ट्रीज जो है वो प्राइवेट सेक्टर के लिए रखी गई। लेकिन वहाँ पे भी क्लॉज ये था कि गवर्नमेंट पॉलिसी का हमेशा लिहाज करना है, एहतराम करना है, उसको यानी कि ओबे करना है। ठीक है। अब कुछ एक दो चीज़ें याद रखनी है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 के बारे में, और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है वो है लाइसेंस राज। ठीक है, लाइसेंस राज का मतलब क्या है? इसका यानी कि एक प्रोविजन ऑफ लाइसेंसिंग रखा गया, यानी कि एक क्लॉज रखा गया जिसने ज़रूरी बनाया कि भाई आपने लाइसेंस हासिल करनी है। अब ये कहाँ पे लाइसेंस हासिल करनी है? ऑब्वियसली ये आप देखें, ये तो गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज फर्म्स हैं, ये 17 फर्म्स। यहाँ पे लाइसेंस ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर को तो मिलेंगी ही नहीं, ये तो गवर्नमेंट ही मैनेज कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए, ये स्केड्यूल बी है और फिर ये स्केड्यूल सी है। ये दो सेक्टर्स में जो इंडस्ट्रीज होंगी, स्केड्यूल बी में मनी इन स्केड्यूल सी, तो इसमें तो सब, इसमें जो कुछ इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे अगर प्राइवेट सेक्टर कोई फॉर एग्जाम्पल नई फर्म एस्टैब्लिश करना चाहता है, न्यू फर्म एस्टैब्लिश कर, या अपना जो उसका प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको एक्सपेंड करना चाहता है, या नए प्रोडक्ट्स बनाना चाहता है, तो उसके लिए जो है आपने लाइसेंस हासिल करनी होगी या कोटा हासिल करना होगा, परमिट हासिल करना होगा। मुख्तलिफ चीज़ों के लिए मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स रखी गई। तो अनलेस आप ये रिक्वायरमेंट्स हासिल ना करें तो आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं। आप नई फर्म एस्टैब्लिश नहीं करेंगे, आप एक्सपेंड अपना बिजनेस नहीं करेंगे, आप नए प्रोडक्ट्स वगैरह लॉन्च नहीं करेंगे, या प्लांट को में इजाफा नहीं करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है अनलेस यू गेट लाइसेंस फ्रॉम होम, यू गेट लाइसेंस फ्रॉम गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट का मतलब क्या है? अब गवर्नमेंट का मतलब है जो फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होंगे, जो तहसीलदार होगा, ऑल जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग होते हैं, तो उनसे आपने परमिशन हासिल करनी है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप ये देखेंगे कि इसकी वजह से ये जो ब्यूरोक्रेसी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें काफ़ी करप्शन पैदा हुई, और उसकी वजह से फिर इकॉनमी में
जो इकॉनमी में उसमें लॉस हुआ, उसमें काफ़ी नुकसान हुआ। तो वो सब आगे हम स्टडी करेंगे। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पे याद रखने की है वो है कि यहाँ पे पब्लिक सेक्टर को काफ़ी बढ़ाया गया। एक तो लाइसेंस राज, दूसरा है पब्लिक सेक्टर। एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया एक जगह पे, वो मुझे याद आ गया, तो उसको मैं थोड़ा दोहराना चाहता हूँ। ये जो पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर को एक्सपेंड किया गया, इसका मतलब है कि जो कंपनीज़ हैं, ठीक है, वो गवर्नमेंट खुद ऑपरेट करेंगी, ठीक, उनको हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और एंटरप्राइजेस, PSEs और PSUs, ठीक है। अब इनके बारे में इतना ज़बरदस्त पॉजिटिव तस्वुर उन दिनों था, कंसेप्शन था, जो भी प्लानर्स वहाँ पे थे, तो वो इनको कहते थे ये टेम्पल्स ऑफ इंडिया है। अब देखिए, ये टेम्पल्स ऑफ इंडिया है, किनको कहा जाता था? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग उसको या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को, क्योंकि उनको लगता था कि ये इतना कमाल कर देंगे कि हमारी कंट्री जो है, हमारा मुल्क जो है, वो इनके ज़रिए से बेइंतहा ज़्यादा स्पीडीली, जल्दी से और बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। तो इसलिए एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर किया गया था। तो पब्लिक सेक्टर एक्सपेंशन का मतलब ये है कि अब गवर्नमेंट ही ज़्यादा कंपनीज खुद रन करेगा, फर्म्स खुद रन करेगा, फैक्ट्रीज खुद रन करेगा, और उन्हीं फैक्ट्रीज को हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कहते थे। आई होप कि आपने आज का जो लेक्चर है अच्छे से समझा होगा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, और ये भी अंदाज़ा हो गया होगा कि इसको द इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर काफ़ी देर तक फिर ऐसे ही रहा। ओनली इन 1991 इसको मुकम्मल तरीके से फिर तब्दील किया गया, वरना तब तक ऑलमोस्ट मोर और लेस डिफरेंट थोड़ी बहुत चेंजेस तो हुई, लेकिन ओवरऑल यही स्ट्रक्चर फिर, यही तरीका फिर आगे यानी कि चलता रहा। Do not forget to subscribe to my YouTube channel Ernest Economics. Thank you very much.